Hey, welcome you all to my YouTube channel, The Game Guy. Today's topic is कार्बिन in inorganic chemistry. हम सभी को पता है कि कार्बिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं मेटल कार्बिन, और आप उसे कह सकते हो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड। लेकिन मेटल कार्बिन जो कंपाउंड्स है ये हाईली यूज होते हैं एज ए कैटालिस्ट। इसे हम यूज करके बहुत से कैटालिस्ट बना भी सकते हैं और उसे अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, देखिए, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि जो आप CSIR, आप नेट, उसके बाद में आप कर रहे हो सेट की तैयारी, गेट की तैयारी या फिर जैम की तैयारी, तो आपकी कोई भी MSc BSc की बात ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए यह वीडियो आपके काम का है। ये वीडियो एडवांस लेवल का है। अगर आप 12th कर रहे हो या फिर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, BSc या फिर उसके ऊपर की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपको देखना ही देखना चाहिए। और उसमें मैंने लास्ट में ट्रिक भी बताई है आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो लेट मी स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बिन का कंटेंट क्या है वो देख लेते एक बार। तो कंटेंट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखेंगे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है, देन वी विल गो टू द फिशर कार्बिन एंड स्टॉक कार्बिन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको अगर नहीं आता है तो आपको इनऑर्गेनिक में बहुत सी दिक्कत हो सकती है। अगर ये टॉपिक आपको इस पॉइंट में समझ गया तो मुझे तो लगता है कि एक टॉपिक पूरा आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पे आप गौर से देखिए, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जो नेम रिएक्शंस होते हैं हमारे ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी इसमें लेने वाला हूँ। जैसे कि माइकल एडिशन हो गया, डीज अल्डर में कैसे काम करेगा वो हम लेंगे। तो इसके साथ में अल्डोल रिएक्शन में भी हम लोग कैसे यूज होता है वो देखेंगे। तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे और देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बिन, उसका इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें डिफरेंस क्या क्या है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। अब ये स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू CSIR सिलेबस। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या होती है, आप लोग रिमेंबर कैसे करोगे फिशर और स्टॉक कार्बिन, इसमें इजीली कौन से वे से आप इसे याद कर सकते हो, ये लास्ट में आपको बताऊंगा। तो कार्बिन स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। तो आपके सामने अभी दिख रहा होगा कि कार्बिन कौन सी स्पेसीज है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्टिंग का बताता हूँ कि कार्बिन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो कार्बिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डाइवेलेंट कंपाउंड है, एक डाइवेलेंट स्पेसीज है। मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस CH2 और उस पर 2 लोन पेयर होंगे। अभी ये लोन पेयर होने के कारण ये होता है डाइवेलेंट। एक्चुअल तो कार्बन जो हमारा है वो है टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम उसमें से 2 बॉन्ड रिमूव कर दे, रिमूव करने के लिए कोई प्रोसेस होगी, और रिमूव करने के लिए कोई प्रोसेस होगी, उसके बाद ये रिमूव होगा। और आपको याद होना चाहिए रिमर डिमर रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट का काम करता है। ऑर्गेनिक का वो बेसिक पॉइंट है जो 11th-12th के सिलेबस में भी आप कवर करते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे 11th-12th का सिलेबस कवर नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं एडवांस। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इट इज अ डाइवेलेंट स्पेसिस। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है, क्योंकि अगर इसके ऊपर 2 लोन पेयर होने के बावजूद भी देख सकते हो आप टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहे हैं, तो कितने कम पड़ रहे हैं ऑक्टेट के लिए, तो ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8। तो फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं वहां पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे कम पड़ रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हो गया। और आपको याद होना चाहिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में इसके 2 टाइप्स होंगे, एक होगा आपका सिंगलेट और सेकंड होगा ट्रिपलेट। अभी सिंगलेट कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे इजीली बता देता हूँ, और ट्रिपलेट कैसे होता है ये आपको मैं इजीली बता देता हूँ। ये अगर आपको समझ गया तो इस पर से आपको समझ आएगा कि फिशर और स्टॉक कार्बिन क्या होता है और इसे आप लोग कैसे याद कर सकते हो। तो ये याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये पॉइंट मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। जो 2 डायग्राम आप इस पे देख रहे हो कि देख सकते हो आप यहाँ पे ये 2 कि आप यहाँ पे डायग्राम में एक ये हो गया आपका सिंगलेट और ये हो गया आपका ट्रिपलेट। तो सिंगलेट में ट्रिपलेट में फर्क क्या है, तो फर्क इसमें एक ही चीज का है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग में है, सिंगलेट में पेयरिंग में है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला 2s+1। और ये पेयरिंग के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जा रही है 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी मिल रही है 0। और यहाँ पे क्या मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगी 1, क्योंकि
अनपेड है, यहाँ पे तो अनपेड है, ये अनपेड है और ये भी अनपेड है। यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अनपेड है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1। अगर आप इसके अकॉर्डिंग टू, मतलब कि s इज इक्वल टू अगर 1 लेते हो और s इज इक्वल टू अगर आप 0 लेते हो, तो 0 लेने के बाद आपको मिलेगा सिंगलेट। क्या मिलेगा आपको? सिंगलेट। और अगर आप लेते हो s इज इक्वल टू 1 तो आपको मिलेगा ट्रिपलेट, क्योंकि 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 दैट विल गिव यू अ 2 और प्लस 1 दैट विल गिव यू अ 3। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 0 प्लस 1 दैट विल गिव यू अ 1। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको आना चाहिए, ये तो 11-12 का बेसिक डिफरेंस है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेयर सिंगलेट कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। अभी सिंगलेट कार्बन जो ये डायमैग्नेटिक स्पेसिस है, डायमैग्नेटिक क्यों है तो मैंने आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो पेयरिंग हो रही है इसके कारण ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप तीन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब कि ये एक हो गया, ये 1 2 ये 3, अगर आप काउंट भी करते हो तो आपको मिलेगा ये sp2। और ये ESR मतलब कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज इनएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज बेंड ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री बेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये बेंड ज्योमेट्री में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट से स्टार कर लो आप, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लिख दो IMP। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग जो होगी वो ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग जब बॉन्ड की होगी तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, ये बाद में आपको पता चल जाएगा कि किसकी ओवरलैपिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। तो ट्रिपलेट कार्बिन में हमें पता होना चाहिए कि ये पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक स्पेसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये 1 और ये 2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बन जाता है पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक स्पेसिस होने के बाद ये ESR एक्टिव हो जाएगा। ESR एक्टिव स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, ESR, इसे याद कर लो आप, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, स्पिन रेजोनेंस। तो उसका ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में इसकी हाइब्रिडेशन होगा sp के बाद में इसमें मिलेगा हमें लीनियर ज्योमेट्री। उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये पॉइंट भी याद कर लो, ये पढ़ा हुआ था लास्ट के CSR के एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अराउंड 2016 के करीब क्वेश्चन पड़ा था CSIR में इसके ऊपर, तो ये याद कर लो। अगर आपको मुझ पर शक होगा तो आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। जून था या दिसंबर था मुझे याद नहीं, लेकिन आप वहाँ पे चेक कर लेना दोनों एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ओवरलैपिंग यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ओवरलैपिंग किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आप इसका अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पॉइंट आपको काम में आएगा। और जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको इजीली मालूम पड़ जाता है कि किसमें क्या प्रॉपर्टी है, और आपको अगर एक प्रॉपर्टी पता हो तो दूसरी प्रॉपर्टी आप इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हमारा कार्बन कॉम्प्लेक्स। तो कार्बन कॉम्प्लेक्स में मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा भाई। तो कंपाउंड में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? अभी मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसका कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब कि कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट आप जब करते हो, EAN रूल जो यूज करते हो, 18 इलेक्ट्रॉन का रूल, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका। तो कंट्रीब्यूशन आपको इजीली याद रखना है, यहाँ पे 2 का कंट्रीब्यूशन करेगा ये, ठीक है। अगर आपको कैसे करना है, नहीं काउंट हो रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। W यूज किया मैंने, तो टंगस्टन हमने यहाँ पे यूज किया, तो उसके क्या होगा 4d5 और 5s2, ठीक है। 5s यहाँ पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 हो गया। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1, 5 और 1 हो गया हमारे 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं हमें, ये मेटल से मिल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हमें मिल रहा है लिगैंड से। लिगैंड से यहाँ पे 5 की काउंटिंग हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 कंट्रीब्यूट करता है और 5 लिगैंड है, तो 5 × 2 दैट विल गिव यू 10। और अगर यहाँ पे हमें 16 मिल रहा है और ये कंपाउंड अगर 18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, 18 - 16 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, तो दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग हियर 2। तो ये हमें पता चल गया बाय यूजिंग दिस मेथड।
तो कार्बिन का जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, कई बार भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स का आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, तो जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिखाता है वो तो स्टेबल बन जाता है, और जो 18 इलेक्ट्रॉन एक्यूपाई नहीं करता है, जो ओबे नहीं करता है, कौन सा ओबे नहीं करता है, नॉट ओबे, यहाँ पे ओबे कर रहा है, और जो नॉट ओबेइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो वो हमारा बन जाता है केमिस्ट्री में इनएक्टिव, या फिर अनस्टेबल बोल सकते हैं हम जिसे, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करता है। तो अगर ये स्टेबल है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है, और अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है यहाँ पे, तो ये याद कर लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो नेक्स्ट आता है ये कंपाउंड, इसका आप कॉन्ट्रीब्यूशन करना कितना हो रहा है आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर जो बना है इसमें मैंने क्या किया, देखो एक कंपाउंड यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे भी आपको याद होना चाहिए जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रोमियम यूज किया है, तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करके, सेम है, ठीक है। तो सिंपल है, क्रोमो जो हम लोग याद करते हैं, क्रोमो, तो इसका क्या है, टी में मिलेंगे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन 5 और एस में मिलेगा n+1, इसमें मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सबका सेम ही है, तो आपको क्या दिमाग ज्यादा यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल निकाल लो। उसके नीचे का कंपाउंड है, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे 5 होने के कारण यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2, दैट विल बी 10। तो 10 और यहाँ पे कार्बन दिया, तो उसके भी आप लोग 2 काउंट कर लो, तो यहाँ पे मर गया 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, जो कि बैंक कंपाउंड है और ओबे भी कर रहा है, ये भी बन जाएगा हमारा स्टेबल, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं एग्जाम में, जिससे आप लोग मैं जो ले रहा हूँ ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2015 का क्वेश्चन है। अभी ये पॉइंट इतना हॉटस्पॉट नहीं है, तभी बहुत हॉटस्पॉट था, इसलिए वहाँ पे 3-4 साल एक क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ते हैं। मान लो कैसे होता है कि अगर समझ लो कि एक टॉपिक है, तो ये टॉपिक मेरा फेवरेट बन गया है, समझ लो ये टॉपिक, तो मैं क्या करूंगा, इसे उस साल के गेट में डाल दूंगा और लगभग 2 अटेम्प्ट के CSIR में डाल दूंगा, क्योंकि जो पैनल होता है जो पेपर सेट करते हैं उनका 2 साल का, मतलब कि एक गेट और 2 CSIR के पेपर वो सेट करते हैं। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, अगर समझ लो आप लोग गेट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो उस टाइम का जून का और दिसंबर का पेपर भी दिखा करो। आज पेपर तो मिलते नहीं है, लेकिन तब मिलते थे, तभी तो इजी पॉइंट था। तो पिछले क्वेश्चन पेपर से पढ़ना। कभी भी क्या होता है कि अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो सबसे इजी वे है लास्ट क्वेश्चन पेपर देख लो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लिया करो, उसे सॉल्व किया करो, तो ये इजी पॉइंट पड़ जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये CSIR का क्वेश्चन है, समझ लो कोई एग्जाम का क्वेश्चन समझ लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, CSIR हो या फिर गेट हो, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी करते हो, आपको कोई क्वेश्चन मिले, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी। अभी ये कंपाउंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो CP की वैल्यू कितने लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू लेंगे, मिथाइल ग्रुप की 1, यहाँ पे इसकी 2, ठीक है, और TA लिखा है यहाँ पे थैलियम। तो हमें थैलियम में कितना, मतलब कि TA में कितना मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो TA में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे TA लिखा हुआ है, तो TA का होगा, D में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, और S में मिलेगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे मिले 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके बाद में हमें मिल रहा है यहाँ पे Me के कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मैंने वैसे कहा Me का बनेगा 1, तो 1 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे 5, 1 + 5 दैट विल 6, और यहाँ पे हमें मिल रहा है जो CH2, तो CH2 के कितने बन जाएंगे, तो 2 उसके लिख लो, तो ये बन गया 8, ठीक है 8। और यहाँ पे CP कितना लेना पड़ेगा, फिर CP आप मान लो 5 कॉन्ट्रीब्यूशन है CP का, और 2 CP ले लिया, तो 5 × 2 दैट विल बी 10, और 10 प्लस अगर 8 कर दोगे तो 18 बन जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे आंसर आ गया आपका 2। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन मैंने कितने सेकंड में सॉल्व किया, तो मैक्सिमम 30 सेकंड्स में। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनऑर्गेनिक का पॉइंट बहुत ईजी पड़ जाता है आपको, ये एडवांटेज होता है भाई। अगर आप इस वे में करोगे तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, तो ये पॉइंट देखो आप,
सिंगलेट कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल वाइल द ट्रिपलेट कार्बन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये पॉइंट को आईएमपी कर लो। आईएमपी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड मतलब कि जो आपके एग्जाम होते हैं उसके बोर्ड पैटर्न में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन कभी पूछा तो क्या आएगा आपका, रीजन पता होना चाहिए। रीजन पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको एक डायग्राम बना दिया। सॉरी अगर मेरी हैंडराइटिंग बुरी हो तो, लेकिन प्लीज समझ सको तो समझ लो इसे। तो यहाँ पे मेरे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरी पेयरिंग वाला मतलब कि यहाँ पे सिंगलेट है और यहाँ पे ट्रिपलेट लिया हुआ है। तो आप सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग का ही गेम है सब। यहाँ पे ओवरलैपिंग आप देखोगे तो ओवरलैपिंग, यहाँ पे एम्प्टी मुझे यहाँ पे पी मिल रहा है, तो ये एम्प्टी होने के कारण इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर। ये आशिक है किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का। और न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस का लवर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को जाना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी है और ये इलेक्ट्रॉन भी है और ये इलेक्ट्रॉन भी है और ये इलेक्ट्रॉन भी है। ये पेयरिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन इनको क्या करना है कि एक दूसरे का साथ चाहिए। तो ये क्या करेंगे, इन्हें न्यूक्लियस चाहिए और इन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहिए इन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन और इन्हें चाहिए न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पे हमारा कुछ तो ब्लॉक बच जा रहा है। तो इसे भरने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे जो पी ब्लॉक था यहाँ पे वैसे टाइप का, तो यहाँ पे उसकी डिफिशियंसी है, डिफिशिएंट ऑफ पी ऑर्बिटल। अगर ये पी ऑर्बिटल यहाँ होता तो ये डिफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पे एक्स्ट्रा पी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट sp2, और यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं, दैट्स व्हाई इट्स sp। समझ रहे हो। तो ये पॉइंट है जिसके कारण यहाँ पे मिल रहा है आपको ये इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे ये हो रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो इसे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन पॉइंट इज, अगर यहाँ पे आपको समझ गया कि हेट्रो आइटम जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हेट्रो आइटम का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है आपको देखने मिल जाएगा। हेट्रो आइटम क्या करता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़ा देता है। मतलब कि कार्बन कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है, तो फ्लोरीन है, ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये ग्रुप है। तो अगर ये कार्बन के बाजू में होते हैं तो उसके कारण क्या बन जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हम लोगों ने एक O यूज किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग O यूज नहीं कर पाए। यहाँ पे हम लोगों ने लेना है, ये ब्रैकेट ऐसा चाहिए, एक्चुअल में गलत हो गया। यहाँ पे CH3 चाहिए, सिर्फ CH3 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3। तो इन दोनों कंपाउंड को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हेट्रो है, यहाँ पे नो हेट्रो, और यहाँ पे हेट्रो कंपाउंड है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, हेट्रो कंपाउंड के कारण इसकी ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है। प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, मान लो ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कारण क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो पा रही है यहाँ पे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, मैंने यहीं पे कहा था कि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, जो हम लोगों ने कंपैरिजन भी देखा था, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। तो इसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल है और इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे हम प्रोवाइड करें तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट पॉइंट, दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, हेट्रो आइटम अगर होगा, ठीक है, हेट्रो आइटम अगर होगा और कंपाउंड सिंगलेट में होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ट्रिपलेट का इसका अपोजिट होगा, बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या रखना है, अगर मेरा सिंगलेट में हेट्रो आइटम है बाजू में और स्टेबल दिखा रहा है, हेट्रो आइटम है और स्टेबल बता रहा है, दैट मीन इट्स योर सिंगलेट, इट्स योर सिंगलेट, सिंगलेट कार्बन। इतना याद रखना है, सिंगलेट कार्बन बन जाएगा। तो इसके अगर हम लोगों ने एग्जांपल देखा तो एग्जांपल आपके सामने CR वाला, ठीक है, इतना याद कर लो। और ये स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो, ये भी याद कर लोगे तो भी आपके काम में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी, स्टेबिलिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाइयों, दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी है और अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो, IIT जैम की, तो उसमें अगर ये पॉइंट आया तो आपको समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी का पॉइंट आ सकता है।
तो स्टेबिलिटी हेटेरो एटम की, ठीक है। इफ द हेटेरो एटम प्रेजेंट ऑन द कार्बन देन द कार्बन एग्जिस्ट एज अ सिंगलेट कार्बन, याद कर लो, सिंगलेट में रहेगा, बाजू में हेटेरो एटम हो तो लास्ट में मैंने जो बताया वही सिंगलेट में एक्सिस्ट करेगा। और क्या बनेगा, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, तो स्टेबिलिटी यहां तक बढ़ेगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए रीजन मिलेगा, यहाँ पे 2s, 2 मिनट, यहाँ आप देख सकते हो आप, ये तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ऐसी बढ़ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ दिस एंगल में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2s है, सॉरी 2p है, 2p, यहाँ पे 3p, यहाँ पे है 4p और यहाँ पे है 5p। 5p क्या है, तो ये सेंटर जो है I, Br, क्लोरीन और यहाँ पे जो है फ्लोरीन, तो इसका जो यूजिंग वाला हम लोग ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल जो यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे है 2p का, तो 2p, यहाँ पे है 3p का, तो 3p, यहाँ पे 4p और यहाँ पे 5p। तो मैं यहाँ तक तो कंपाउंड बनता नहीं है, तो आयोडीन को तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आयोडीन है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इन दिनों में अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है इसकी साइज और इसकी साइज लगभग सेम ही है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से हो रहा है और ये डिस्टेंस भी कम है। अगर आप लोग आगे चले गए तो ओवरलैपिंग जो है वो थोड़ी वीक हो रही है। वीक क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग यहाँ पे थोड़ी वीक बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, एक तो फैक्टर ये हो गया, और दूसरा फैक्टर ये कि इन दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इजीली ओवरलैपिंग हो पा रही है। यहाँ पे साइज का मैटर भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी मैटर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी मैटर है। वही सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे Br में, तो Br की साइज तो बहुत बड़ी है, कार्बन के अगर आप कंपेरिजन करोगे तो साइज बहुत ही बड़ी है, तो उसके कारण भी डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। और इसका जो यहाँ पे Br चाहिए एक, ठीक है, तो ये जो है ओवरलैपिंग ये बहुत ही वीक हो जाएगी। और साथ ही में आपको याद होना चाहिए कि ये जो है P हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो ये 4p है, इसकी भी लेंथ बढ़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे मतलब कि जो डिमांडिंग है वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है, दैट्स वाई आल्सो द रीजन। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और उसके साथ में ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रही है, ओवरलैपिंग वीक हो रही है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो CF2, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में CBr, और मैं Cl भूल गया शायद से, मैं Cl आएगा फिर बाद में Br आएगा, और ये दैट, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे आएगा C2, तो Cl2 आने के बाद में आएगा आपका Br के बाद I, मतलब कि सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर उसमें आएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का कंपाउंड आएगा। इतना याद करना है आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिंथेसिस करना है। अभी ये सिंथेसिस का पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इसे पूरा का पूरा देखना है। तो इसमें देखो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक प्लेस ऑन कोऑर्डिनेटेड लिगैंड, जो लिगैंड है उस पर अटैक हो रहा है। तो लिगैंड कौन सी है हमारी, तो लिगैंड हमारी है यहाँ पे CO, तो लिगैंड हम लोग यहाँ पे यूज करें जो CO, इस पे अटैक होने वाला है। तो इस पे अटैक कौन करेगा, तो ये R ग्रुप, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से बन जाएंगे, जो R नेगेटिव हो तो उसमें हम लोग कौन से ले सकते हैं, तो CH3 ले सकते हैं माइनस में, कार्बन में नेगेटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन भी आप ले सकते हो, लेकिन बेंजीन के ऊपर चार्ज कौन सा चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो एक यही चार्ज हो गया। और भी अगर आप C2H5 ले सकते हो नेगेटिव में, कोई भी ले लो C2H5 नेगेटिव वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको लिथियम के साथ यूज करना है, क्योंकि लिथियम उसको स्टेबलाइज कर देता है। बाद में क्या करेगा कि यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ये कॉम्प्लेक्स ऐसे मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को पता चल रहा है कि R ने अटैक कर दिया है कार्बन पे, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो स्टेबलाइज कर रहा है लिथियम के साथ में। फिर यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है कोई भी मिथाइलेटिंग एजेंट, ये हो गया या फिर ये हो गया, ठीक है, या फिर ये हो गया, एक रिएजेंट यूज करना है जिसमें हमें मिथाइल मिल रहा है, तो उसको यहाँ पे चिपका देना है सिंपल।
कार्बन के बाजू में जो है यहाँ पे चिपका देना है। उसके कारण क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक हम यहाँ पे अटैक भी कर सकते हैं और हमारा कॉम्प्लेक्स में हमें एक नया कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पे OMe, सिंपल कंपाउंड है। तो आपको यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि आप मिथाइलेटिंग एजेंट ले रहे हो, इथाइलेटिंग एजेंट ले रहे हो, कोई भी ले सकते हो, तो ये रिएक्शन पड़ चुकी है, तो रिएक्शन आपको याद रखनी है, सिंपल वे में। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ लगेगा, तो लिथियम को बाहर निकालना है, तो लिथियम को बाहर निकालने के लिए भी कोई कंपाउंड लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिएजेंट्स है, आपको याद करना है, ये आप लोग यूज कर सकते हो। इतना पॉइंट आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप सिंथेसिस। हम लोग फिशर कार्बिन ऐसे भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद सिंथेसाइज करने के लिए देखो आप जरा प्रॉपर्टीज देख लो कुछ। तो प्रॉपर्टीज में आप लोगों में दिखा हो रहा है एक रिएक्शन, तो रिएक्शन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो आप, ये जो बॉन्ड बन चुका है इसमें डी पाई पी पाई, ये जो है डी और यहाँ पे पी और डी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, डी पाई और पी पाई की बॉन्डिंग। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, तो वो पाई डोनेटिंग लिगेंड है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अच्छे पता हो तो यहाँ पे आपको देखेगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आप लोग कौन सा बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा पी पी, क्योंकि इसमें भी पी बॉन्ड है, उसमें पी बॉन्ड है, मतलब कि क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है। देन कुछ पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो इसमें से एक है कि ये जो फिशर कार्बिन है वो क्या होता है, तो फिशर कार्बिन होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, वो प्रेजेंट होना चाहिए फिशर में, मतलब कि अगर फिशर कार्बिन तो कैसे आप पहचानोगे, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिशर कार्बिन, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक होगा फिशर और बाकी जो सारे होंगे स्टॉक वाले, स्टॉक कार्बिन। तो ये स्टॉक है, वो स्टॉक है, ये कैसे पहचानोगे, तो आपको पहली चीज क्या याद रखना है कि पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड वहां पे होगा। पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड जैसे कि CO हो गया, CN हो गया, ये पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में होते हैं। उसके बाद में मेटल शुड बी प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा। उसके बाद में पाई डोनेटिंग लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट होना कार्बिन, जो मतलब कि हेटेरो एटम जो बोल रहा हूँ इस पे। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर। फिशर कार्बिन इन सिंगलेट में होगा हमेशा, ये आपको याद करना है, सिंगलेट हमेशा याद रखो। सिंगलेट कार्बिन क्या होता है, तो sp2 होता है, तो ये sp2 होगा। उसके बाद में हम लोगों को याद होना चाहिए कि फिशर कार्बिन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो वो भी याद कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब कि हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, ये जो मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 सेंटर हो रहा है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पे सेंटर कितना है, 1, 2, 3 सेंटर है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें बन रहे हैं यहाँ पे। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारी मिलेगी 1 और 2, 1 और 2, इसमें से दोनों में से कुछ भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्वेश्चंस कहाँ से भी उठा सकते हैं, तो आपको इतना तो पॉइंट याद में होना चाहिए। सिंपल पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट को अगर मैं बाद में रिवाइज कर दूंगा एक बार कंपेयर करके, वो मेरी ट्रिक होगी, वो ट्रिक कैसे याद करना है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे एक रिएक्शन। तो अगर अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया होगा तो आपको इसे लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं अच्छी वीडियो अभी मैं डालने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक आपका पक्का करने वाला हूँ, तो वहां तक भी अगर आप पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिया हूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ले रहे हैं इस रिएक्शन में। यहाँ पे मैंने यूज किया है एटॉमिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक वाला। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी कैसे बनाता है उसमें से देखो। तो इसमें मैंने क्या किया कि Cl जो है, तो इस Cl को निकाल दिया, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता होना चाहिए अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो तो, अगर नहीं हो तो याद रखो कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, जल्दी निकल जाएगा और हम लोग इस पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे इसने अटैक किया, तो अटैक करने के बाद में ये चला गया बाहर, तो ये बाहर चला गया, तो इसके यहाँ पे हम लोगों ने अटैक करने के बाद
ये इंटरमीडिएट बना दिया है। तो ये क्या करेगा, इसे एक बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक वापस अटैक करेगा, दैट्स वाई डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आपको पता है कि Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर चला गया। तो बाहर जाने के बाद में हमारा ये जो कंपाउंड है ये ऐसे बन जाएगा। इसका हम लोगों ने पास में देखा था अभी, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन ही है, अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, तो ये डिसऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर रिएक्शन। तो डिसऑर्डर रिएक्शन आपको पता है कि ऐसी होती है डिसऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारे पास में एक होता है डाइन, एक डाइनोफाइल, ये होगा डाइन, ये होगा डाइनोफाइल, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो 4 पाई 2 पाई का साइक्लाइजेशन हो जाता है, और एक एंडो, क्योंकि एक जो है एंडो और ये एक्सो, तो ऐसे दो कंपाउंड मिलते हैं। तो यहाँ पे मेजर होगा एंडो और माइनर होगा, मेजर होगा एक्सो, ये एक्सो है, सॉरी मैं यहाँ पे एंडो लिख दिया हूँ, ये एक्सो है, एक्सो यहाँ पे हो जाएगा मेजर और एंडो होगा यहाँ पे माइनर। तो एक्सो एंडो, एक्सो हमेशा मेजर होता है क्योंकि यहाँ पे हेटेरो एटम है, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बन जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ज्यादा बन जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये रिपेल करेंगे, तो उसके कारण ये ज्यादा स्टेबल बन जाता है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों में जो हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये कंपाउंड जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मतलब कि इसका काम ये कर रहा है, तो हम लोग इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी, मतलब कि टाइम कम लगेगा, एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आया तो रिएक्टिविटी में, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन डाइनोफाइल इंक्रीज रेट, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे, मतलब कि ऑर्गेनिक में भी हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है हमारा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसे हम लोग यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब कितनी अच्छी बात है ना ये। डिसऑर्डर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में अगर आप लोग इसे यूज कर रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एप्लीकेशन देख रहे हो आप, इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आप लोग दिख रहे हो रिएक्शन, उसमें हमें वापस एक जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वही रिएक्शन है, कुछ इसमें नया कुछ नहीं है, वही है एक जो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। उसके कारण रिएक्टिविटी की रेट बढ़ गया है, रेट इंक्रीजेस, और प्रोडक्ट हमें फास्टर मिल रहा है, फास्टर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। इतना याद कर लो आप। रिएक्शन सिंपल आ सकते हैं, रिएक्शन नहीं भी आए तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इन द फिशर कार्बिन, कार्बिन जो कार्बन हमारा है वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जस्ट लाइक कार्बोनिल कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग यूज करते हैं कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे मैंने समझ लो एक यूज किया बेस, तो बेस क्या करेगा, यहाँ के तने में ऐड कर देगा, मतलब कि कार्बन पे अटैक कर देगा। ये कार्बन को अटैक करने के बाद में यहाँ पे चले जाएगा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस बैक अटैक करेगा, तो अटैक जब करेगा तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, ठीक है, और ये ग्रुप भी लिविंग ग्रुप चला जाएगा बाहर, तो मिथेनॉल बाहर चले जाएगा। तो ये ग्रुप बाहर जाने के बाद में हमें जो मिल रहा है ये सिंगलेट कार्बन। ये सिंगलेट कार्बन क्यों है, क्योंकि बाजू में इसके हमेशा हेटेरो ग्रुप है, आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन की, इस रिएक्शन में जो कार्बन है वो कौन सा, फिशर है या फिर स्ट्रॉक है। फिशर कॉमा सिंगलेट, फिशर कॉमा ट्रिपलेट, स्ट्रॉक कॉमा सिंगलेट, स्ट्रॉक कॉमा ट्रिपलेट। तो ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। मान लो कि मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो इसमें मैं बना सकता हूँ कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिख दूंगा, देखो आइडेंटिफाई कार्बन, कार्बन कौन सा है वो पूछेगा, उसमें ऑप्शन डाल देगा, एक आएगा
फिशर, और ऑप्शन देगा सिंगलेट। बी ऑप्शन फिशर, ऑप्शन आएगा ट्रिपलेट। उसके बाद ऑप्शन आएगा सी स्ट्रोक सिंगलेट, ऑप्शन डी स्ट्रोक ट्रिपलेट। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स का भी हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन भी आपको ये पता नहीं होगी मैक्सिमम कंडीशन में। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि फिशर है, क्योंकि फिशर के बाजू में ही हेटेरो होता है और फिशर सिंगलेट में होता है। तो आपका ये आंसर इलेक्ट्रोफाइल नेचर फिशर कार्बिन विच इज इन अ सिंगलेट कार्बिन स्टेट। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सिंगलेट ट्रिपलेट वही है। मैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए बेस हो जाएगा। हम बेस हम लोग लेके यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज मिलने के बाद हम लोग इसे यूज कर सकते हैं दूसरे कार्बन पे। बेंजाइल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बेंजाइल। ठीक है, तो ये जो हो गया, और एसिडिक प्रोटॉन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन का जो नया बॉन्ड है इसे हम लोग यूज करते हैं अल्डोल रिएक्शन में। ये बन गया अल्डोल टाइप में। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप लोग देख लो। यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन में हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। अल्डोल का क्या होता है काम? अल्डोल रिएक्शन में हम लोग कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं इसे और हिट भी कर दूं ना तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, कार्बन का यहाँ पे कार्बन OMe, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे वैसे के वैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे PH। ठीक है, और यहाँ पे Cr है, CrCO5। तो ये हीट लेने के बाद में, मतलब कि अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस को हीट करता हूँ तो वाटर चले जाएगा बाहर 100 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा अल्डोल टाइप रिएक्शन, जिसे हम लोग कह सकते हैं अल्डोल टाइप रिएक्शन। तो अल्डोल का ये बहुत एडवांस पार्ट हो गया, अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, ये एडवांस टॉपिक हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो भी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, देख लो आप। अल्डोल टाइप रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आपका पास बेस है तो आप उसकी रिएक्शन कर रहे हो, तो अगर रिएक्शन करने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत एडवांस टॉपिक है CSR के लेवल का। फिर मिचेल एडिशन, माइकल एडिशन जो है वो, उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे बैक अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो उससे हमने प्रोटोनेशन कर लिया, तो उसके कारण हमें क्या मिलेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे। तो सिंपल ये जो रिएक्शन है ये हम लोगों को मिलेगा माइकल एडिशन। तो इसमें एक बात ज्यादा करना है क्या हमें कि माइकल एक्सेप्टर जो है, ठीक है, उसमें हम लोग यूज करेंगे फिशर कार्बिन। ठीक है, फिशर कार्बिन यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आए तो फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग अगर माइकल एडिशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग फिशर कार्बिन ले रहे हैं, स्ट्रॉक कार्बिन नहीं। और दोनों में अगर आप लोग देखोगे तो फिशर कार्बिन का ज्यादा एप्लीकेशन है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉक। फिशर में सिंगलेट और इसमें ट्रिपलेट ये कार्बिन यूज होता है। तो यहाँ पे तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा सेकेंड हीरो, अभी ये साइड हीरो भी हम लोग जिसे बोल सकते हैं। साइड हीरो क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, एक ही वे में हम लोग इसे सिंथेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइम लिथियम लेके, यहाँ पे 2 टाइम लिथियम ले रहे हैं, और क्योंकि Cl का और लिथियम का कॉम्प्लेक्स हारे में जाना चाहिए, प्लस हमें मिलना चाहिए ट्वाइस LiCl। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और साथ में हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, बस देख सकते हो आप। यहाँ पे TH चाहिए, मैं TI लिख दिया है, TH चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देख रहे हैं तो ये कंपाउंड जो है ये आपको पता होगा कि ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में भी यूज होता है। ये कंपाउंड एलिमिनेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं आप लोग, अगर आपने इनऑर्गेनिक का स्टडी किया हो तो। ये प्रिपरेशन हो गया स्ट्रॉक कार्बिन का प्रिपरेशन, जिस प्रिपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिथियम क्लोराइड को बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ये कार्बिन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में है। कौन से स्टेट में? ट्रिपलेट है। ये पॉइंट तो इजी है। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हो आप, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है।
हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कर देंगे, इस पे अटैक कर देंगे। तो अटैक करने के बाद में हमें ये मिलेगा कंपाउंड। सिंपल है, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन इतना नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी देखेंगे अभी हम लोग। तो प्रॉपर्टीज में हमें पता चलता है कि इसमें कोई भी एक्सेप्टर नहीं है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, नो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हाई। क्या होगा? हाई। ये पॉइंट आपका याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एक केमिकल रिएक्शन कार्बिन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp में मिलेगा हमें sp। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा डिफरेंस। अब ये ट्रिक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ट्रिक। अब ये ट्रिक याद किसी करनी है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल वे में। तो प्रॉपर्टी फिशर की सिंगलेट, sp2, इलेक्ट्रोफाइल, डायमैग्नेटिक, हेट्रो आइटम ओवरलैपिंग। हेट्रो आइटम ओवरलैपिंग ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बेंड स्ट्रक्चर, उसके बाद में लो ऑक्सीडेशन स्टेट और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वही यहाँ पे ट्रिपलेट के साथ में sp, न्यूक्लियोफाइल, पैरामैग्नेटिक, नो हेट्रो आइटम ओवरलैपिंग, लीनियर, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सिंगलेट है तो याद कैसे करना है देखो आप एक बार। तो याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कैसे होगा देखो, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ST। तो सिंगलेट पहले आ जाएगा भाई S, क्योंकि फिशर में अगर हम लोग देखें तो फिशर का F पहले आता है, बाद में आता है S। तो इसमें ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में sp। तो sp2 पहले यहाँ पे ये तो आपको याद होना चाहिए, सिंगलेट है तो sp2 आएगा, यहाँ पे sp आएगा। ट्रिपल बाद में आता है क्योंकि sp में s पहले आता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में e पहले आता है, फिर n आता है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, उसमें डायमैग्नेटिक पहले आता है, बाद में पैरामैग्नेटिक आता है। हेट्रो और नॉन हेट्रो में हेट्रो पहले आता है, H पहले आता है, बाद में ये नॉन आता है। बाद में बेंट और लिनियर में क्या आएगा? तो बेंट पहले आता है और L बाद में आता है। लो और हाई, अभी इसमें क्या होगा कि ये आपको कंफ्यूजन करेंगे, तो यहाँ पे इतना याद रखना, सिर्फ लो और हाई करने के टाइम पे एरो नीचे और एरो अप ऐसा कर देना। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना आपने कि एरो डाउन, एरो अप वाला एरो इसको होगा और डाउन वाला एरो जो है वो हमारा फिशर होगा और अप एरो हमारा जो होगा वो होगा स्ट्रोक। डाउन मतलब कि क्या हो रहा है? डाउन एरो, डाउन मतलब कि होगा D और अप एरो मतलब कि हाई, डाउन अप। तो इसे हम लोग लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज करेंगे डाउनवर्ड, डाउन, और इसे हम लोग यूज करेंगे अप। तो अप और डाउन में भी हमारा एक यहाँ पे D पहले आता है, बाद में U आता है और लास्ट में पाई और यहाँ पे सिग्मा। तो P पहले आता है, बाद में सिग्मा आता है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, तो बाद में आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू ये ट्रिक कैसे काम करेगी आपको सिंपल इतना याद कर लेना है और याद करने के बाद में सिर्फ अरेंज करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो कि मैं आपको पूछ लूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मान लो मैं आपको पूछ लूं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया मैंने, बेंट और लिनियर, तो फिशर और स्टॉक में बेंट कौन सा है? तो आप इजीली यहाँ पे तुक्का लगा दोगे। फिशर का F पहले आता है, बाद में स्टॉक आता है, तो फिशर बेंट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए और भी अच्छे केमिस्ट्री की CSIR के लिए, गेट के लिए और जाम के लिए वीडियो लाते रहूंगा। CSIR, नेट, सेट और जाम, गेट और भी क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊंगा आपके लिए। और साथ में जो मुझे और भी मटेरियल मिलता है वो आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, द गेम गाय। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। लिव लॉन्ग, लिव स्ट्रॉन्ग, गुड बाय।